दोस्तों, हमारे देश में महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु और गुजरात काम की तलाश में कोई नहीं जाता था। सभी जाते थे कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, जो सबसे प्रगतिशील राज्य था। लेकिन अभी के समय में बंगाल से सभी दूर होते जा रहे हैं। क्या कारण है कि आज लोग दूसरे राज्यों में जाकर बेहतर इनकम कर रहे हैं? तो दोस्तों, आइए अच्छे से इस कारण को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, देश आज काफी प्रगति कर रहा है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, लेकिन पश्चिम बंगाल जैसे राज्य ने अपनी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट कर रखा है। यह सबसे अमीर से सबसे गरीब की कतार में आ चुका है। देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल की गिनती करीब 6 दशक पहले के सबसे अमीर राज्य के तौर पर होती थी, लेकिन कुछ सालों पहले के आंकड़े बताते हैं कि यह प्रदेश अब छत्तीसगढ़ जैसे गरीब राज्य से भी गरीब हो चुका है। इतने सालों में राज्य की अर्थव्यवस्था लगभग चौपट हो चुकी है, तो यहाँ का जनता का भी गरीब होना स्वाभाविक है। EPW के आंकड़ों के मुताबिक 1960 से 1961 की कीमतों के आधार पर तब प्रति व्यक्ति आय के मामले में पश्चिम बंगाल देश का सबसे धनवान राज्य हुआ करता था। तब राज्य की प्रति व्यक्ति आय 442 रुपए थी। महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्य उससे कहीं पीछे हुआ करते थे। वैसे जिस कारण की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें जूट मिल का अर्थव्यवस्था में अहम रोल था, तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। दोस्तों, अंग्रेजों ने साल 1959 में पश्चिम बंगाल के कलकत्ता के पास रिसरा में आकलन जूट मिल लगाई थी। यह देश की पहले जूट मिल थी। इसके पहले बंगाल में औद्योगिक तौर पर जूट उत्पादन नहीं होता था। अविभाजित बंगाल में जूट से बने उत्पादन गुणवत्ता की दृष्टि से उत्तम और विश्व प्रसिद्ध थे। खासकर मुर्शिदाबाद, जयसोर, खुलना और सतखीरा क्षेत्रों में उत्तम गुणवत्ता सुनहरे भूरे रंग वाले जूट की खेती होती थी। इसलिए भारत को गोल्डन फाइबर देश कहा जाता था। बंगाल में पैदा होने वाले इस विशिष्ट जूट की दुनिया के बाजार में हिस्सेदारी 50% और भारत के GDP में जूट उद्योग की हिस्सेदारी 4% थी। जयसोर, खुलना और सतखीरा के जूट के पाट के औद्योगिक उपयोग के लिए ब्रिटिश इंडिया ने हुगली नदी के किनारे नदिया, दमदम, हुगली, हावड़ा, श्री रामपुर, बैरकपुर में 112 जूट मिलों की स्थापना की थी। क्योंकि जूट के पाट को सड़ाने के लिए इन इलाकों में प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध था। साथ ही सड़क व जलमार्ग से जुड़े होने के कारण इन मिलों तक कच्चा माल लाना और वहां से तैयार माल को देश दुनिया में विभिन्न हिस्सों में पहुंचाना आसान था। और उस दौर में जूट उद्योग सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र था और इससे 4.30 लाख लोग उस समय जुड़े थे। उसके बाद 1947 तक पूरी दुनिया में बंगाल के जूट का वर्चस्व था। फिर विभाजन के बाद जूट मिलें तो यहीं रह गई, पर जयसोर, खुलना और सतखीरा जहां उत्तम गुणवत्ता वाले जूट की पैदावार होती थी, वे इलाके पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश चले गए। यहीं से बंगाल की जूट मिलों की बदहाली शुरू हुई। जूट उत्पादन में जिस बंगाल को दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक राज्य का दर्जा हासिल था, वो धीरे धीरे दर्जा खो दिया। नदिया, मुर्शिदाबाद और 24 उत्तर परगना के बसीरहाट से उद्योग को कच्चा माल मिलता था, लेकिन इसकी गुणवत्ता वैसी नहीं थी। इस कारण जूट उत्पादनों जैसे टाट, बोरियों की मांग घटकर 15% पर आ गई। फिर विभाजन के बाद बंगाल में राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हुआ। पूर्वी पाकिस्तान और बंगाल में भी पलायन हुआ, तो जूट मिलों में काम करने वाले श्रमिक और जूट उत्पादक किसान भी पलायन कर गए। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान जब बांग्लादेश बना, तो वहां के किसान स्थानीय मिलों को जूट बेचने लगे। इससे पश्चिम बंगाल की जूट की मिलों को कच्चा माल मिलना बंद हो गया और जूट उद्योग बदहाल हो गया। उसके बाद CPM बमपंथी शासन में जो कसर बची थी वो पूरी हो गई। दोस्तों, 1977 में जब राज्य में बम मोर्चे की सरकार बनी, तब आर्थिक रूप से पश्चिम बंगाल की कमर टूट चुकी थी। फिर भी उद्योग चालू थे, लेकिन बमपंथी सरकार की आर्थिक नीतियों ने पहले से ही दम तोड़ रहे उद्योग को अच्छी तरह से और तहस नहस कर दिया। जूट उद्योग में स्थापना के समय वाली तकनीक या मशीनों का ही प्रयोग होता रहा, कारण बमपंथी सरकार तकनीक के उन्नयन के सख्त खिलाफ रही। इस वजह से जूट की खेती से लेकर उद्योग तक में उच्च तकनीक नहीं आ पाई। इस तरह बमपंथी सरकार की नीतियों में जूट उद्योग को ही नहीं बल्कि दूसरे उद्योग को भी चौपट कर दिया। बमपंथियों ने सत्ता में आते ही राज्य में एक नई संस्कृति को जन्म दिया, वह था हड़ताल, बंद और यूनियनबाजी। इसके कारण जो उद्योग चालू थे वो भी लगातार बंद रहने लगे। नदिया, 24 उत्तर परगना और मुर्शिदाबाद में जो जूट पैदा हो रहे थे, उसकी गुणवत्ता पहले से ही अच्छी नहीं थी। ऊपर से रोज रोज की हड़ताल के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ। इन वजहों से बंगाल के जूट उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछड़ती गई। मालिकों के लिए मिल चलाना दुर्भर हो गया, लिहाजा उन्होंने घाटा सहने के बजाय मिल को ही बंद करना मुनासिब समझा। नतीजा, भारत के लिए जो जूट उद्योग विदेशी मुद्रा कमाने का प्रमुख स्रोत था और बड़ी संख्या में सर्वाधिक रोजगार देता था, आज GDP में उसका योगदान महज 2% रह गया। 3 दशक के बाद राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ और 2011 में ममता बनर्जी की अगुवाई में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी।
तब उम्मीद जगी कि बंगाल शायद फिर से अपना आर्थिक वैभव हासिल करेगा। लेकिन उम्मीद के विपरीत तृणमूल के शासनकाल में भी अब तक 18 जूट मिलें बंद हो चुकी है। 50,000 से अधिक लोग बेरोजगार हो चुके हैं। कारण इस सरकार ने भी उसी संस्कृति को आगे बढ़ाया जिसे बम मोर्चे सरकार ने 34 साल तक चलाया। लेकिन 2018 से 19 में भारत सरकार के एनएस ने जो आंकड़े जारी किए वह उस समय अमीर राज्य की गरीबी बयां करने के लिए काफी है। 2011-12 के मूल्यों के आधार पर तब प्रति व्यक्ति राज्य घरेलू उत्पादन 2018 से 19 के मामले में बंगाल काफी पिछड़ चुका है। छत्तीसगढ़ जैसे गरीब राज्य भी बंगाल से आगे निकल चुके हैं। बंगाल जब समृद्ध था तो वहां साक्षरता दर भी अच्छी थी, क्योंकि 2011 की जनगणना के मुताबिक 80 वर्ष से ज्यादा के लोगों की साक्षरता दर के मामले में बंगाल सिर्फ केरल से पीछे था। लेकिन दोस्तों, गरीबी बढ़ने के साथ साथ साक्षरता दर भी गिरती गई है। लेकिन 10 से 14 साल की उम्र के बच्चों में प्रदेश की साक्षरता दर महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु से काफी कम हो चुकी थी। मतलब इससे साफ होता है कि गरीबी के साथ साथ प्रदेश की अनपढ़ों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसका अर्थ यह भी निकलता है कि राज्य में तंगहाली बढ़ने के कारण शिक्षा भी प्रभावित हुई है। दोस्तों, बंगाल की मौजूदा अर्थव्यवस्था में कृषि का बड़ा योगदान रहा है। बंगाल की अर्थव्यवस्था में आज भी कृषि और किसानों का बड़ा रोल और उस पर अधिकतर निर्भर भी है। आज भी पश्चिम बंगाल के सकल राज्य घरेलू उत्पादन में कृषि क्षेत्र का योगदान 12% है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में भी बहुत बड़ा पिछड़ चुका है बंगाल। चावल की पैदावार के आंकड़े को ही देख लेते हैं, क्योंकि यह बंगाल की प्रमुख फसल है। भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2017 से 18 में बंगाल में मात्र प्रति हेक्टर 2,926 किलो चावल का उत्पादन हुआ, जबकि 65% से ज्यादा लोग कृषि पर निर्भर है। लेकिन तब पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा और यहाँ तक कि तेलंगाना भी चावल की पैदावार बंगाल से कहीं ज्यादा हुई थी। वैसे वैश्विक औसत की बात करें तो प्रति हेक्टर 4,250 किलो धान का उत्पादन हुआ था। इस मामले में पंजाब तो उससे भी आगे निकला था। वहाँ की प्रति हेक्टर 4,366 किलो धान की उपज हुई। बंगाल के लिए यह स्थिति और भी बुरी है कि जहाँ एनएसओ के मुताबिक 65% से अधिक लोग कृषि के क्षेत्र में कार्यरत हैं। जो राज्य बंगाल से पीछे थे वो काफी आगे निकल गए हैं। वहीं बंगाल की तुलना में जो राज्य 1961 में उसकी कहीं पीछे थे, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु, वह राज्य काफी आगे हो चुके हैं। बंगाल में उसकी क्षमता की तुलना वे आज बहुत कम फैक्ट्रियां, जबकि इन राज्यों में उनसे 3 गुने से ज्यादा फैक्ट्रियां काम कर रही है। बंगाल में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बच गई हैं, उनका फोकस मेटल, केमिकल और फूड प्रोसेसिंग तक सीमित रहा है। वहीं महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल की नई अत्याधुनिक फैक्ट्रियां लगी है, जिसने अर्थव्यवस्था को 4 चांद लगा दिया है। बंगाल में जो फैक्ट्रियां हैं वह अभी इन बाकी राज्यों की तुलना में रोजगार सृजन नहीं कर पा रही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।